Good evening, sir. Good evening, everyone. मैम मुझे एक होस्ट प्लीज होस्ट गुड बता इवनिंग सर। दो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बहुत अच्छे। आप कैसे हो? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि सब कुछ अच्छा ही हो आप लोगों के साथ। तो एग्जाम कैसा रहा आप लोगों का? सर ठीक थे। ठीक थे। तो अभी हम जरा हम लोग लास्ट जो चैप्टर चल रहा था जो कि 11th क्लास का चैप्टर पे हम लोग थे, जो कि अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, वो कोनिक सेक्शन का पार्ट में करा रहा था। तो चूंकि 12th में क्या होता है कि बहुत सारा 11th का जो पोर्शन होता है वो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, मतलब 11th का जो पोर्शन है उसका एक्सटेंशन हो जाता है 12th क्लास में। तो अब 11th क्लास का जो टॉपिक्स है अगर वो क्लियर नहीं होता है तो वो 12th क्लास में बड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है वेदांत? यस, हैप्पी रमजान वेदांत। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब उसमें होता क्या है कि 11th का जो एक्सटेंडेड पार्ट है 12th का, वो 12th का पोर्शन अगर मेरे को तभी समझ में आता है जब 11th का पोर्शन जो है वो ठीक हो जाए। तो जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल जो है जैसे कि अमित सर भी आपको 11th का पोर्शन कुछ जो है वो करा रहे होंगे, कवर अप करा रहे होंगे, जो कि वो रिगार्डिंग 12th के पोर्शन से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द वो समाप्त करेंगे तो फिर हम लोग 12th के बैच कोर्सेज पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो कि 11th का जो कोनिक पार्ट का तो पैराबोला हमारा चल रहा था। ठीक है, तो एक बार हम लोग पैराबोला के बारे में रिकॉल करेंगे। फिर हमारा कोनिक का जो पार्ट है वो एलिप्स और हाइपरबोला, तो बहुत जल्द से जल्द हम लोग उस पोर्शन को कंप्लीट करके और फिर हम 12th क्लास के पोर्शन पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन का जो पार्ट हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोग सर्कल देख लिए थे, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था। और उसके बाद तीसरा जो चैप्टर था वो पैराबोला स्टार्ट हो चुका था हमारा। ठीक है, सो पैराबोला का जो टॉपिक है उसे एक बार हम रिकॉल करते हैं कि क्या क्या देखा था हम लोगों ने। मैं उस स्लाइड को एक बार ओपन करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो नोट्स अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11th का पोर्शन जो आपका बचा हुआ था उस पोर्शन को जैसे ही मैं कवर अप कराऊंगा तो नोट्स जो होगा वो 11th का ड्राइव पे आपको मिलेगा, जो जहाँ पहले मिलता था आप वहाँ पे ही एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो 12th क्लास के चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे उसके लिए एक आपको नया फोल्डर बनाया जाएगा जिसपे आपको 12th के नोट्स जो होंगे वो अपलोडेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? यस सर। यस सर। ओके, सो अब मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, दैट इज पैराबोला का हमने स्टार्ट हो गया था। और वो लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो कुछ इस तरह से सबसे पहले हमने वो चैप्टर हमारा पैराबोला शुरू हो गया था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है ना, तो पैराबोला के लिए हमने बताया था कि कोई भी एक फिक्स पॉइंट, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे गिवन है आपको और एक फिक्स्ड लाइन है। तो वो पॉइंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से जो इसका डिस्टेंसेज है, मतलब इसका जो डिस्टेंसेज है, दिस इज फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है हमारा और ये वेरिएबल पॉइंट। तो ये पॉइंट मूव करता जाएगा तो इसके जो डिस्टेंसेज है, कभी मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर पी का एम से डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट मूव करके यहाँ आया तो इससे डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम। ठीक है, या फिर पॉइंट अगर यहाँ मूव कर गया तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ये आपस में अगर इक्वल होते हैं, यानी पी एस और पी एम, अगर मैं इसको एस मान रहा हूँ इसे एम मान रहा हूँ, तो पी एस और पी एम डिस्टेंस जब इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि एक पैराबोला पाथ पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया भी था कि पी एस और बाई इक्वल टू पी एम हो जाता है, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो फोकस कहलाता है, एंड दिस फिक्स लाइन इज द डायरेक्शन। ठीक है, यस राधिका, अभी आपने हैंड रेज किया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ठीक है। सो इसे हम फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते थे और इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहते थे। फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे, उसके बाद हमने बताया था इसेंट्रिसिटी जो पैराबोला का होता है 1 होता है। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस पैराबोलास का देखा था। पहला जिसमें सबसे पहले हमने बताया था राइट ओपनिंग पैराबोला, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक राइट ओपनिंग पैराबोला होता है जिसका राइट साइड में ये ओपन होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है, दिस इज ओरिजिन। और ये जो लाइन होती है पैराबोला के बिल्कुल सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसको हम एक्सिस करते हैं। ठीक है ना, और इसका परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। फोकस हमारा a,0 होता था, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे मीट करता था, इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस होता था। लेटर सेक्टम होता था वो कॉर्ड जो एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास होने वाली हो,
ये हमारी लेटर सेक्टम कहलाती है, इसको हम डबल ऑर्डिनेट भी कहते थे। कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो और फोकस से जो डिस्टेंस होता था वो फोकल लेंथ कहलाता था या फोकल डिस्टेंस कहलाता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था सारे कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स 0 0 होता है, फोकस ये 0, लेटर सेक्टम लेंथ 4a होता है। एक्सिस देखा था हमने जो कि एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस ये इसका एक्सिस, एक्सिस का मतलब ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल सेंटर से पैराबोला के बिल्कुल वर्टेक्स से पास हो रही है बीचों बीच, तो ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाती है, पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। और इसकी ये जो एक्सिस है एक्चुअल में एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 हम सबको पता है कि ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था पीएस फोकल लेंथ का डिस्टेंस हमने बताया था x1 प्लस से होता है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, AT स्क्वायर 280। पैरामीट्रिक पॉइंट्स हमने बताया था AT स्क्वायर 280, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -, ये राइट ओपनिंग पैराबोला। लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला होता है जो लेफ्ट साइड में ओपन होता है, जैसे राइट ओपनिंग इधर होता था और लेफ्ट ओपनिंग अब इस साइड में ओपन होता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जो पैराबोला होता था इसमें अब हमने बताया था कि इसको मैं 4 - से x लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर पैराबोला जो पहला वाला था y² = 4 है, उसमें जहां जहां a है अगर उसको -a से रिप्लेस करते हैं, जो जो पैरामीटर a पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स जो होता था वहां पे x = -a होता था, डायरेक्ट्रिक्स जैसे माइनस है, यहाँ पे a को -a से रिप्लेस करेंगे तो प्लस से हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे प्लस से हो जाता है। एक्सिस हमारा अब ये हो जाएगा, जैसे अगेन एक्स एक्सिस वही होगा, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स 0 0 अब भी वही रहेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे होता था AT² 280, तो a को -a से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये पैराबोला -4x टाइप का है, तो यहाँ पे -AT² 280 हो गया। पॉइंट भी हो गया -AT² -280 हो गया। और इस तरह से सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैराबोला हमने बताया था अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला होता है जैसे कुछ अपवर्ड साइड में ये ओपन होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अगेन वर्टेक्स 0 0 हो गया, ठीक है। फिर ये पॉइंट और एल डैश, ये एंड ऑफ लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ जाएंगे। ये हमारा बीच के सेंटर, अब ये वर्टेक्स से पास होने वाली बिल्कुल ये लाइन जो होती है ये इसका एक्सिस होगा। अब एक्सिस जो हो जाएगा वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मतलब x = 0 हो जाता है। अब डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो यहाँ पे मिलता है y = है, और फोकल लेंथ इसका y1 + a होता है, जबकि दोनों पैराबोला के लिए x1 होता था प्लस के साथ कुछ होता है या माइनस के साथ, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड में -a हो जाएगा और अपवर्ड में y1 + a हो जाएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन इसमें क्या होता है, x और y की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, मतलब यहाँ पे 280 होता था यहाँ पे, तो ये x को चला जाएगा और ये y को चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो हमको 280, AT² ये मिल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, x 280 हो जाता है, y AT² हो जाता था, ठीक है। उसी तरह से डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होता है कि यहाँ पे -a से रिप्लेस हो जाता है, यानी a जो है वो -a से रिप्लेस कर देंगे तो -4ay टाइप हो जाएगा, मीन डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, जैसे डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये डाउनवर्ड पैराबोला है और इसके सामने क्या हो जाएगा, ये एक लाइन है जो कि डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा ए यूनिट पे। अब यहाँ पे अब मैंने बताया था जैसे यहाँ पे ए को माइनस, यहाँ पे जो जहां जहां पैरामीटर जो ए पे डिपेंड कर रहा है, अब वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, -a से रिप्लेस हो जाएगा। तो सारे पैरामीटर जो ए पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे y = -a था तो डायरेक्ट्रिक्स, अब ए को -a से रिप्लेस करूंगा तो y + से डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे पैरामीट्रिक फोकल लेंथ क्या होता था, वहां पे y1 + a होता था, y1 + a। अब यहाँ पे y1 - a हो जाता है, वहां पे 280, AT² होता था, यहाँ पे -280, -AT² हो जाता था, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पैराबोला स्टैंडर्ड लिया था और इसके सारे पैरामीटर्स हमने बताया था कि हम उसको कैसे निकालते हैं। तो y² = 4x टाइप का पैराबोला है, तो हमने बताया था सबसे पहले तो 4a आप कंपेयर कर लो, तो 4a क्या होता है कि इसका कोफिशिएंट होगा 1, 4a वहाँ पे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो आप पहले वाले पार्ट में 4a 1 हो गया, a आ गया, तो राइट ओपनिंग पैराबोला है, 4x टाइप पैराबोला है, तो वर्टेक्स राइट ओपनिंग साइड पे जाएगा, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा। ए आपको पता चल गया, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ए होता है, वही डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है ए की वैल्यू 1/4 निकाल चुके हो आप। a, 0 फोकस होता है, ए हमने निकाल रखा है यहाँ पे 1/4, 0, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे x = -a डायरेक्ट्रिक्स होता है, ए आपको पता चल गया था 1/4, तो x = -1/4 डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। इस तरह से सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, फोकल लेंथ, लेटर सेक्टम लेंथ। लेटर सेक्टम यही होता है, मैंने बताया था, ये इसका कोफिशिएंट कर लो या 4a कर लो, 4a किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो लेटर सेक्टम हो गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन AT² 280 होता है, ए आपको पता था तो यहाँ पे रख दिया 1/4 T² 280, यानी हो गया T/2 एंड दिस इज T²/4। तो ये हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट्स हो गया, यानी x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल भी यहाँ पे कराया था, x = 8y। ये एक अपवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया जिसका वर्टेक्स 0 0 पे है, और यहाँ पे फोकस, अब ए यहाँ पे कंपेयर करके निकाले अगर, तो 4a 8 के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू 2 हो जाता है। तो यहाँ से फोकस जो होता है वो 0, और ए तो हमारा 2 था, 0, 2 हो जाता था। फिर डायरेक्ट्रिक्स y = a - a होता है, तो ए तो पता ही है, y = -2 यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल गया। इस तरह से सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाला बिलेटर सेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम से, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन देखा था। कुछ हमने बताया था कि एक लाइन है जो फोकल कॉर्ड होगी, तो फोकस से, फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पास होने वाली जो लाइन है वो फोकल कॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो लेम्डा की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, ठीक है। तो हमने बताया कि इस लाइन को इसके फोकस से पास करा दो, फोकस सेटिस्फाई करेगा, और फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0, -a होता है इस पैराबोला के लिए, ए हमें पता था, 0, -4 हो गया, 0, -4 यहाँ पे पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई कराएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास लेम्डा की वैल्यू आ जाता था। यहाँ पे हमने लेम्डा की वैल्यू निकाला भी था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमने कराया था इसमें, यही क्वेश्चन था हमारे पास, नहीं शायद ये वाला क्वेश्चन था, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला हैविंग फोकल डिस्टेंस 8। तो फोकल डिस्टेंस आपको 8 दिया हुआ था, यानी पीएस डिस्टेंस आपको दिया हुआ था। पीएस होता है x1 + a इस पैराबोला के लिए, y² = 4s के लिए। ए आपने फाइंड कर लिया था, 2 होगा, तो x1 + a किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर, x1 की वैल्यू 6 हो गया। जब x1 6 हो गया, तो चूंकि x1 और y1 दिस पॉइंट इज लाई ऑन दिस पैराबोला, सो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y1² = 8x1, x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो y1 आ गया। तो पॉइंट्स आपको मिल गए 6, ±4 उठ गए। तो ये पॉइंट ऐसा था जो पैराबोला पे फोकल डिस्टेंस कितना दे रहा था, 8 दे रहा था। और आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। फिर हमने इसको पैरामीट्रिक से भी बताया था कि पैरामीट्रिक से हम इसको ऐसे कर पाते हैं, ठीक है, कि 80² 280 एज्यूम कर लो। मैंने बताया था पैरामीट्रिक का एडवांटेज होता था कि टी यहाँ पे हमारे पास अननोन है, सिर्फ टी अननोन है, और यहाँ पे अननोन क्या हो जाता था, 2 हो जाते थे, x1 और y1। तो 2 अननोन होता था तो हमारा काम ज्यादा हो जाता था, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टी अननोन है, तो हमारा काम थोड़ा सिंपल हो जाता है, टी निकल कर आ जाता था, क्योंकि पीएस होता था x1 + a, x1 मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे निकाल लिया था 2t², ये हमारा 2 था, तो टी आ गया यहाँ से, तो दोनों पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएंगे टी की वैल्यू पुट करने पे। तो ये हमारे लिए बेटर मेथड हो जाता है पैरामीट्रिक पॉइंट से एज्यूम करके क्वेश्चन को करने में। तो याद आ रहा है कभी हम लोगों ने एक टॉपिक किया हुआ था, थोड़ा बहुत याद आया कुछ? यस सर। ठीक है, हाँ, बाकी सारे सो रहे हैं क्या? यस सर, आगे समझ सर। हाँ, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, चूंकि अभी हम पोर्शन जो है स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे 12 का अभी, बिकॉज बहुत सारे चीज़ का यूटिलाइजेशन है, मतलब ये सारे टॉपिक को अगर इसके आगे हम जाए तो एलिप्स और हाइपरबोला तो वहाँ पे यूज में आ जाता है, तो इसका सर हम कब एक्सटेंशन। से स्टार्ट करेंगे? अभी आपका अमित सर क्या क्या कौन सा चैप्टर चला रहे हैं, अभी क्या स्टार्ट कर रहा है अमित सर, क्या पढ़ा रहे हैं अभी मैथ्स में? अमित सर इनइक्वालिटीज। हाँ, इनइक्वलिटीज पढ़ा रहे हैं ना, तो 11th का पोर्शन है। तो अभी हमारी उनसे बात भी हुई थी, तो ये बता रहे थे कि अभी अभी जैसे हम कोशिश यही करेंगे कि अभी ये हमारी क्लास है, उसके बाद अगली क्लास मैक्सिमम नेक्स्ट वीक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कंप्लीट मतलब स्टार्ट कर देंगे आपके 12th का पोर्शन का। और हो सकता है कि अगर अमित सर अपने हिसाब से उन्होंने चैप्टर जो जो कराना था वो अगर करा दिया उन्होंने, तो वो 12 के चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे, वो जो भी सब्जेक्ट होगा आपका 12 का कोर्स होगा। और बाकी अगर हम अपने हिसाब से हमारा जो पोर्शन होगा 12 का, क्योंकि चैप्टर डिवाइड होगा हम दोनों में, तो वो हो सकता है पहले स्टार्ट कर दे या मैं पहले कर दूँ। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जो कि आपका टॉपिक पूरा स्टार्ट हो जाए। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि आपका 11th का एग्जाम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो हमारा यूजफुल होता है, जैसे आगे के लिए बहुत जो काम चल जाए हमारे यहाँ से, तो इतना हमको पता होना चाहिए, वो सारे पोर्शन हम लोग जो है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एग्जाम के लिए भी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो सारे चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, जैसे आपके इलिप्स क्या होता है, इलिप्स के इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि पैराबोला में हम लोगों ने जो जो टॉपिक जो देखा था वो इससे ज़्यादा तो आपके एग्जाम में नहीं आया होगा, जो जो पोर्शन देखा था हम लोगों ने, या कुछ आया था इससे इससे अलावा भी कुछ आया था? नो सर, यही आया था। नो सर, सर यही आया था। हाँ, यही आया था, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। हमने बता दिया कि जैसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि हमारा जो भी कर्व होता है, कि अगर हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
ये सारे पोर्शन लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम एलिप्स का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे आपको, और धीरे धीरे हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम आपका शुरू कर देंगे 12th का पोर्शन। तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके लिए किया जा रहा है कि पोर्शन जो है आपका आगे का कोर्स बहुत आसान हो जाए आपके लिए। बेसिक तब तक नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट एलिप्स के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो एलिप्स में आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा भी होगा। सबसे पहले अगर हम एलिप्स की बात करें तो जो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें अगर मैं सबसे पहले एलिप्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो एलिप्स जो होता है वो मेनली दो टाइप के एलिप्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो तो होता ही है वेदांत, ठीक है। एलिप्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई वेरिएबल पॉइंट है, जैसे सपोज लेटर सपोज अगर आपके पास दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट अगर मान लें यहाँ पे ए और बी, ये दो फिक्स पॉइंट हो गया ए और बी, और एक वेरिएबल पॉइंट अगर हमारे पास आता है, एक वेरिएबल पॉइंट है पी। अब ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि इसके इन दोनों पॉइंट से, यानी अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इन दोनों पॉइंट से अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस पी ए और पी बी, इनका जो सम होता है, ठीक है, इनका सम, यानी ये पी ए और पी बी जो डिस्टेंस है उनका सम पी ए प्लस पी बी, वो कांस्टेंट एक के कांस्टेंट के बराबर है, और के जो है वो ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। ए बी का मतलब ये डिस्टेंस, अगर आप ए बी की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये ए बी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो एक एलिप्स क्रिएट कर देता है। एलिप्स का कुछ शेप जो है वो कुछ इस तरह से, इस तरह से शेप आता है, ठीक है ना। जैसे एक शेप भी देखा होगा आपने, ठीक है, तो वो भी इलिप्टिकल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी पॉइंट इस तरह से मूव करता है किसी दो फिक्स पॉइंट के अराउंड, दो फिक्स पॉइंट के अराउंड, कि उनका जो डिस्टेंसेस है, यानी पी ए डिस्टेंस और पी बी जो डिस्टेंस है उनका सम एक कांस्टेंट हो, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू हो इन डिस्टेंस के, इन दो पॉइंट के डिस्टेंस से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि लोकस ऑफ पी इज इलिप्स। लोकस ऑफ पी इज इलिप्स। तो लोकस जो हो जाता है वो उस केस में इलिप्स हो जाता है, ठीक है। अब इलिप्स जो होता है उसमें ये जो दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये जो दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये जो दो पॉइंट होते हैं ए और बी, इसको हम फोकाई कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम फोकाई कहते हैं। तो फोकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। अगर एक फोकस का मतलब सिंगुलर फॉर्म है, दिस इज सिंगुलर फॉर्म, मतलब अगर एक फोकस हो तो सिंगुलर हो, और अगर फोकस हो तो, अब अगर दो फोकस है तो उनको मिला के हम प्लूरल फॉर्म में फोकाई कहते हैं, दिस इज प्लूरल फॉर्म, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा कि अब ये इलिप्स हो गया, ये तो हमारा इलिप्स क्रिएट कर जाता है, दिस इज इलिप्स। और फिर इलिप्स का मेनली जो होता है दो टाइप की इलिप्स होती है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होती है एंड एक वर्टिकल इलिप्स होती है, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा होगा इलिप्स का, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन जो होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल में आपको इलिप्स बनता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये वाई एक्सिस बना रहा हूँ और ये एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इलिप्स आपको दिखेगा लाइक कुछ इस तरह से, ये जो इलिप्स है, ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको बनता हुआ दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में ऐसे बनेगा। तो ये जो दो पॉइंट होता है, ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप मार्क कर लो, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इस पॉइंट को ए डैश मान लेता हूँ, एंड दिस इज बी एंड बी डैश, बी एंड बी डैश। तो जो ए डैश होता था वो हमारा मेजर एक्सिस कहलाता है, जो मतलब चूंकि ये इलिप्स के दो एक्सिस है, एक तो ये वाली एक्सिस है ए डैश लाइन और एक बी बी डैश लाइन, ये सेंटर होता था इलिप्स का, जो कि 0 0 होता है। तो ये जो बड़ी वाली एक्सिस है ए डैश, इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, दिस इज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होता है। और जो बी बी डैश होता है वो स्मॉलर है लेंथ में, इसलिए इसको माइनर कहते हैं,
मेजर का मतलब थोड़ा सा ग्रेटर हो और माइनर का मतलब स्मॉलर हो, तो इसको माइनर एक्सिस हम बोलते हैं, बीबी डैश को। फिर इनके जो फोकाई होते हैं, फोकाई मतलब फोकस, यहाँ पे आता है एस डैश, और यहाँ पे भी जो फोकस होता है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए ही होता है और ये भी ए ही होता है। सो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ए कॉमा 0 एंड इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0, ये हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स दो हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट्रिसेस भी कहते हैं। तो जैसे डायरेक्ट्रिक्स होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक तो ये मेजर एक्सिस वाले लेंथ पे सामने होता है, मेजर एक्सिस ए डैश है, तो एक तो ए के सामने होगा और दूसरा ए डैश के सामने हो जाता है, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का, वो ए बाई ई होता है, दिस इज ए बाई ई, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है दिस इज सेम ए बाई ई। सो इसके इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स इक्वल्स टू प्लस ए बाई ई, और इसका हो जाता है एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई। तो दो इक्वेशन होते हैं डायरेक्ट्रिक्स के। ठीक है, ये माइनर हो जाता है, सेंटर से बी तक का डिस्टेंस बी होता है और ये भी बी होता है। इसको हम, क्योंकि अगर मेजर का हाफ लेंगे तो सेमी मेजर कहते हैं, और माइनर का हाफ लेंगे तो सेमी माइनर। हाफ का मतलब ये बी, सेमी माइनर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होता है ए तक, वो स्मॉल ए होता है, और यहाँ से लेकर ये भी स्मॉल ए होता है। तो टोटल लेंथ होता है 2a के बराबर। मेजर एक्सिस जो लेंथ होती है दिस इज 2a एंड माइनर एक्सिस लेंथ इज 2b। तो माइनर एक्सिस 2b हो गया, उसका हाफ b हो जाएगा, वो सेमी माइनर कहलाएगा, और मेजर का हाफ जो होगा a हो जाता है, वो उसको हम मेजर, सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स होता है जो कि आपने इस एलिप्स में बारे में पढ़ा हो। पढ़ा है नहीं पढ़ा इसको कभी? यस सर। ठीक है, सब पढ़ा। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसलिए हम इसको, Yes, क्योंकि sir. हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी कहते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्टिकल एलिप्स के केस में। तो वर्टिकल एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन हो सकता है आपने बुक में थोड़ा डिफरेंट करके पढ़ा होगा, बुक में यहाँ पे बी स्क्वायर पढ़ा होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर पढ़ा होगा। मैं ऐसे नहीं बताता हूँ ताकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। मैं दोनों का इक्वेशन जो है सेम ही लिखता हूँ, बस कि इसकी कंडीशन क्या होती है हॉरिजॉन्टल का, कि जो ए होना चाहिए वो बी से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साइड में ये लिखना पड़ेगा, जो ए है वो बी से ग्रेटर होगा, तब हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। और यहाँ पे वर्टिकल में क्या होगा, बी ए से ग्रेटर होगा, तो ये वर्टिकल एलिप्स कहलाएगा। नहीं नहीं वेदांत, वो ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आपने बुक में पढ़ा होगा कि यहाँ पे पहले बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, लेकिन हम क्या बताते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ दोनों का सेम ही बताते हैं, बस हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि ए बी से ग्रेटर होगा तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाएगा, और बी ए से ग्रेटर होता है तो वर्टिकल एलिप्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्या हो, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, लेकिन अगर आपको जिस हिसाब से आपने पढ़ा है आप उसे ही याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात दोनों का सेम ही है, चाहे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखो, तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। आप क्वेश्चन को मैच करा लेना बुक से अपने। ठीक है ना, तो दोनों में आसान हो गया याद रखना, एलिप्स के इक्वेशन हॉरिजॉन्टल के लिए बस आपको इतना याद रखना है, दोनों का इक्वेशन सेम ही होगा, बस ए बी से ग्रेटर तो आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और बी ए से ग्रेटर तो वर्टिकल एलिप्स हो जाता है। और उसके लिए जो कर्व आता है वर्टिकल में आएगा, तो मान लो कि आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे अगर एलिप्स हम बनाए कुछ इस तरह से, तो लाइक वर्टिकल में आपका इस तरह से आ जाएगा, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। थोड़ा सा और ठीक करके इसको बनाया जा सकता है। तो वर्टिकल एलिप्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ए और ए डैश का काम ये करता है, दिस इज ए डैश, यहाँ पे भी अब भी आ जाएगा, एंड दिस इज बी बी डैश, बी और बी डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ए का काम करेगा, ये भी ए का काम, ये बी का काम, ये भी बी का काम। तो अब जो ए डैश जो एक्सिस है वो आपको माइनर दिख रही है, ये स्मॉल है, और बी बी डैश वो लार्ज है, तो इसलिए बी बी डैश को यहाँ मेजर बोलते हैं, ए डैश को माइनर बोलते हैं। सो ये हमारा ये माइनर एक्सिस हो जाता है, दिस इज माइनर एक्सिस। और जो बी बी डैश होता है और ये हमारा कहलाता है दैट इज मेजर एक्सिस। ठीक है, बी बी डैश, और इसका आगे माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a है, यहाँ पे मेजर एक्सिस यहाँ पे 2b हो जाता है। फोकस की बात करें तो फोकस यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं फोकस की बात करूँ तो यहाँ पे फोकस मान लीजिए एस एंड दिस इज एस डैश। तो अब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर, ये सेंटर है,
ये बी डिस्टेंस होता है। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है 0, बी होता है, और यहाँ पे 0, -बी होता है। ये 0, बी होता है, ठीक है, और ये 0, -बी होता है। ये a, 0 होता है, एंड दिस इज -a, 0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया था मेजर के सामने होता है। तो मेजर का एक सामने इधर हो गया और दूसरा एक इधर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो b/e होता है, ठीक है, और ये भी b/e होता है, दोनों सेम ही होता है। तो इसके जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की y इधर -b/e आता है, एंड दिस इज y +b/e आता है। ये हमारी इक्वेशन में ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में तो Yes, नहीं जाने sir. वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप लोगों ने इस पे बहुत सारे किया होगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिप्स की बातें हो गई, और उसमें और अगर आपने कुछ पढ़ा है तो जरा एक एग्जांपल आप छोटा सा मेरे को बताओ कि उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख भी रहा हूँ, इसमें बताना है आपको फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, फाइंड all the parameters for, ठीक है, फॉर एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स जो दे रखा है, एलिप्स दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 9x² + 16y² = 144, ठीक। तो इसके सारे पैरामीटर आपको बताने हैं कि क्या होते हैं। मतलब पैरामीटर का मतलब मेजर एक्सिस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, माइनर एक्सिस लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम लेंथ जो होता है, याद रहे इसके लिए जो लेटस रेक्टम लेंथ होती है, लेटस रेक्टम लेंथ वो 2b² होता है, और इसके लिए लेटस रेक्टम लेंथ जो होता है वो 2a² होता है, 2a² होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको बताने होंगे कि क्या क्या किसी भी एलिप्स के अंदर वो क्या क्या पोर्शन यहाँ पे होता है। मतलब उसके फोकाई बताना है आपको, लाइक डायरेक्ट्रिक्स बताना है उसको, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते थे, अभी इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की जो होता है वो होता है x² / a² और +y² / b² = 1, ये होता है। लेकिन अभी इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अगर 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? So 144 से ना दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, 144 से यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ So पे भी, इसकी डायरेक्ट्रिक सारी है ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसको डिवाइड किया, तो आप देखो ये इससे कैंसिल आउट होकर 16 बन जाएगा, ठीक है। तो x² / 16 हो गया, और प्लस ये इससे कैंसिल आउट होकर 9 बन जाएगा, तो y²/9 और इक्वल्स टू इधर कितना हो गया 1 sir. हाँ। तो फिर आप इसको कंपेयर कर लो कि a² की वैल्यू यहाँ पे आपका 16 है, और b² आपने कंपेयर कर लिया जो कि 9 है। तो यहाँ से a Sir, की वैल्यू 4 हो जाता है, a = 4 and b = 3. 2 3 वेरी गुड। तो इस तरह से मेजर एक्सिस 2a होता है, तो 2 × a कितना हो गया 8 हो गया, 2 कौन सा 8 ठीक है। माइनर एक्सिस 2b होता है, 2 × b कितना हो 6 गया 6 हो जाएगा। 6 डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, यस इसेंट्रिसिटी का 3 फॉर्मूला में over 8 हाँ, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला में लिखना भूल गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट यहाँ पे 1 और -b² / a², ठीक है, ठीक है। तो ये पढ़ो, हमने C over A पढ़ा है, हाँ Yes वो sir, sir. C or हाँ वो वो जो वाला आप, इजी रहेगा। हाँ क्या चीज, वो कैसे भी निकाल लेना, लेकिन ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, आप लोग जो बता रहे हो C/A, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। C/A जो C होता है वो A के बराबर होता है, ये पढ़ा है आपने? नहीं सर, C = √A² √a² + b², sir. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज आता है यहाँ से, आप वहां से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। देखो आप लोग इसेंट्रिसिटी क्या निकाला आप लोगों ने? सर 5 over 16 हाँ 5/16, और बाकी सबने क्या निकाला है
नहीं सर 5/4 था। रूट हाँ 5/4 5/4 5/4 या रूट 5/4? सर 5/4 5/4 निकाला है। ठीक है, तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसेंट्रिसिटी यहाँ पे, कि इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला हमने बताया यहाँ पे कि E इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू होता है √1 माइनस b² / a²। मैं ऐसे चेक करके बता रहा हूँ, ज्यादातर फॉर्मूला ऐसे ही यूज किया जाता है बुक्स में। आपके एनसीईआरटी में आपने वो थोड़ा E इक्वल टू c/a से दिया है, तो वहां पे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। 1 माइनस b² आपने जो निकाला था यहाँ पे वो है 9 है, और9 a² 16 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 9/16 9/16, तो 16/16 माइनस 9 कितना होता है? 5। अच्छा, नहीं 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 सॉरी। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो √7/4, ठीक है, ये होता है एसेंट्रिसिटी। और याद रहे, जो इलिप्स के जो एसेंट्रिसिटी होती है, जैसे इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होता है। जो ई होता है एसेंट्रिसिटी, वो 0 से 1 यानी 1 से लेस होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। पैराबोला का 1 होता है, और इलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होती है 1 से लेस होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से लेस आ भी रहा है, ठीक है, √7/4। और बाकी क्या आ रहा है एसेंट्रिसिटी इतना? सर 5/4 5/4 नहीं, सर 5/4 5/4 आ रहा है। चेक करो, आप चेक करो। सर आप 16 माइनस एक मिनट, फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला बताया था, और बाकी के आंसर क्या आ रहा है? बाकी के आंसर क्या आ रहा है? √7/4। किसके आ रहा है √7 किसी के आ रहा है √7/4? यस सर। हाँ, तो √7/4 जिसका होगा वही आंसर करेक्ट है। सर एक बार C/A वाले फॉर्मूले से भी बता दो फिर। आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एक्चुअली मैं C/A वाला फॉर्मूला सर, यूज नहीं करता ये हूँ। सर यहाँ क्या पढ़ा? c/a हाँ, C/A वाला फॉर्मूला। फिर कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था उसके बाद? c इक्वल सर टू C इज इक्वल टू √A² + प्लस B²। b²। यस सर, C इक्वल्स टू √A² + B²। B² स्क्वायर ये पढ़ा था, प्लस में या माइनस में? प्लस प्लस में है। प्लस में पढ़ा था। तो ठीक है, यहाँ यस पे सर, देखता हूँ √A² कितना था आपका? 16 16। और B² कितना है? 9 9। तो अगर मैं इसको 16 माइनस 9 कर देता हूँ फॉर सपोज, तो ये कितना होगा? √7। √7 और ये कितना है? 4। तो सर अब Four। आपने जो पढ़ा है ना, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। देखो, आप √7 जब यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये कितना होगा? 4 होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, चेक कर लेना। और जो यस प्लस सर। होगा वो आपने पढ़ा होगा ये हाइपरबोला के लिए, सर यस सर, हाइपर बोला। हाइपरबोला के लिए पढ़ा होगा। आप समझ आया? यस यस सर। सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक किया, क्योंकि हाइपरबोला में क्या होता है कि जहां जहां माइनस आता है इलिप्स में, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसलिए हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो अब ये सेटिस्फाई कर रहा है √7 में। बाकी हमने बता दिया कि सबसे सिंपल फॉर्मूला ये हो जाता है, E इक्वल्स टू √1 माइनस B²/A², ठीक है ना। ये वही चीज है। आप देखो, इसको जरा एलसीएम ले लो यहाँ पे। यहाँ पे जब एलसीएम लो तो क्या आएगा? A² माइनस B²/A² होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √A² माइनस B² अपॉन A² का √A हो गया। तो यही तो C होता था, आप चेक करो, यही तो C है, यस सर। यही तो C है जो आप बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, आपने प्लस बता रहे थे, यहाँ पे माइनस आता है। तो दिस इज C/A, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आना चाहिए। तो √7/4 यहाँ पे सेंट्रिसिटी आ गया। उसी तरह से आप फोकस निकाल सकते हो। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? फोकाई सर प्लस माइनस C है। प्लस माइनस C जो होता है C,0 अगर आपने पढ़ा होगा, तो प्लस माइनस C होता है A,0, क्योंकि C को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से C को क्या लिख सकता हूँ? A लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। तो यहाँ से C Yes, sir. इक्वल्स टू A हो जाएगा, तो प्लस माइनस A,0 हो जाएगा। अब A आपको पता है, E भी पता है, यहाँ पे पुट करो आप। A पता है, E भी पता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस A हमारे पास 4 था, ये हमारे पास कितना था? 4।
यहाँ पे, और ये कितना था, √7/4, बाई 4 7/4, और कॉमा 0 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस √7, कॉमा 0, 0 ये हमारा इस फोकाई हो जाएगा। और किसी का आया फोकाई? और एनीवन एल्स? सर ये नीरज? आगे सर, यस सर आगे। अच्छा, नीरज आप बोल रहे हो, अच्छा आ गया, वेरी गुड। अंजना, Yes, sir. आकांक्षा और बाकी सारे, Yes. अंशिता और सर कौन? अगर हम इसमें डायरेक्ट ही पुट कर दे सी की वैल्यू, किसमें? हाँ, सी की वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर लो। अगर सी आ गया यहाँ पे सी अगर आपको पता चल गया है, जैसे यहाँ पे सी पता चल गया √7, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, प्लस माइनस √7, कॉमा 0, तो भी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सर आंसर एक ही आएगा इस सर। आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डायरेक्ट्रिसेस की बात करते हैं, तो डायरेक्ट्रिसेस निकाले आप। अभी तो लग रहा है मेरे को बहुत सारे सो रहे हैं। डायरेक्ट्रिसेस की होता है x = प्लस माइनस a/e। ए ओवर ई। हाँ, तो यहाँ पे प्लस माइनस ए तो मुझे पता ही है, यहाँ पे प्लस माइनस ए 4 है, ये हमने निकाल रखा है, √7/4 √7/4, प्लस यस माइनस सर। यहाँ पे कितना होगा, 16, 16 ओवर √7। या 16 ओवर √7। यस सब सर। आपको पढ़ाई तो है, सब तो पढ़ाई आप लोगों ने, फिर तो बहुत आसानी से हम लोग बहुत जल्दी से कवर अप कर चुके हैं, कर चलेंगे इसको, ज्यादा टाइम मिलेगा हम लोग को। हाँ, और Yes, बाकी sir. जनता क्या कर रही है भाई? मेरे को लग रहा है बाकी जनता तो अभी आराम फरमा रही है। सर इसमें हम नीचे अपॉन में अंडर रूट की वैल्यू रख सकते हैं। इसमें जैसे हम नीचे अंडर रूट की वैल्यू नहीं रखते, इसलिए हम रैशनलाइज कर लेते हैं उस वैल्यू को। हाँ, तो आप रेशनलाइज कर लोगे तो क्या लिखोगे आप बताओ? अगर आप इसको जैसे रेशनलाइज, जैसे आपका 16 जैसे 16 ओवर हाँ, √7 √7 है, इंटू √7 इंटू हाँ ओवर √7। हाँ, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, √7 ऐसे कर लो, तो फिर ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस 16 √7 होगा, अपॉन अपॉन 7 सर। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो कोई फर्क Yes, नहीं, sir. डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आंसर कैसा पूछा जा रहा है, ये होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिसेस के बाद लेटस रेक्टम लेंथ अगर पूछा जाए, लेटस रेक्टम लेंथ वो होता है फॉर्मूला 2b सर बी स्क्वायर अपॉन ए, ओवर 2b ए। ये सर 2b स्क्वायर। पहली बात ये कि अगर ये मुझको जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए या वर्टिकल के लिए? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों? बिकॉज ए जो है यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी बी है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस है यहाँ पे। ठीक है, तो लेटस रेक्टम लेंथ बताओ जरा कितना होगा? सर 9/2। 18 ओवर 4। कितना आ रहा है? 9/2 सर 9/2। 9/2। हाँ, 18/4 को 9/2 भी लिख सकता हूँ। और बाकी जनता कहाँ सो रही है भाई? बाकी जनता का जरा खैरियत भी मेरे को मिल जाए। मनोज, और कौन है यहाँ पे, और कौन है? अंशुल, इज देयर वॉइस इज ऑडिबल? ठीक है, चलिए, हो सकता है अभी कोई सो ही रहे होंगे। मानसी, आर यू देयर? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा पोर्शन है इलिप्स के केस में हम वो निकाल सकते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम लेंथ आप लोगों ने यहाँ पे निकाल भी लिया, तो बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं यहाँ पे एक बार को कि यहाँ पे क्या क्या पुट किया आपने, 2 और बी स्क्वायर की सर वैल्यू 2/9 बी स्क्वायर की वैल्यू कितना था सर 9 आ रहा है। 9 था। हाँ सॉरी, बी स्क्वायर 9 था, यस, बी स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये 9 हो गया ओवर बाई 4 4। ओवर Yes, 4 sir. हो गया, तो ये इससे कैंसिल होके 9/2 आ गया। ठीक है, वेरी गुड, यस सर। तो ये हो गया। चलिए, तो इसमें आपने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पहले देख लिया था। ठीक है, मेजर एक्सिस तो 2a होता है, माइनर एक्सिस 2b होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। मेजर एक्सिस ये होता है 2a, और ए आपने निकाल रखा था, ये कितना था हमारे पास? 4। 4, तो ये हो जाता है 8, और माइनर एक्सिस कितना था हमारा? सर 6 2 into 3। माइनर 6 सर। एक्सिस 2b, यानी
2 इंटू 3 यानी कितना होता है 6 हो जाता है। 6 yes तो इस तरह से तो अच्छी बात है, इलिप्स के बारे में आइडिया हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में भी पोर्शन होपफुली कि मैं 12th क्लास का पोर्शन शुरू भी कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा हुआ है। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, फिर हम थोड़ा सा आइडिया दे देंगे आपको हाइपरबोला के बारे में भी। अच्छा, एक कंडीशन और भी मैं बता दूं इसमें कि जैसे कि अगर कोई लाइन जो अगर टच करती है, ठीक है ना, अगर एलिप्स को, ठीक है, तो उसकी भी कंडीशन आप याद रख लो कि बहुत हो सकता है आपने बुक में एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा। जैसे एक लाइन है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जैसे बोलता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और होपफुली आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। तो कंडीशन ऑफ yes sir टेंजेंसी क्या होता है किसी भी इलिप्स के अंदर, वो कंडीशन आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, ये हमारा इलिप्स है, इलिप्स कोई सा भी हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डजंट मैटर। अब यहाँ पे आपके पास सपोज करो कि एक लाइन है, वो इस इलिप्स पे टेंजेंट है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको दिया हुआ है लाइक mx प्लस सी के फॉर्म में। इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, और जो इलिप्स है उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। तो अगर ये लाइन इस इलिप्स पे अगर टेंजेंट है, मतलब इसको टच कर रही है, तो सी की वैल्यू आपको याद रखना होता है, क्या होता है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू जो होता है वो आप याद रखना यहाँ पे कि सी जो होता है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन होती है। मतलब अगर आपसे कह दे कि एक लाइन की इक्वेशन दे दे और आपसे कह दे कि वो लाइन जो है वो इलिप्स को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो जब टच करेगी तो वहां पे जो कंडीशन आ जाता है कि कोई भी इलिप्स अगर आपको टच कर रही है तो सी की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि वो सी क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे दिया 2x प्लस के दे दिया, और अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि के की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, के मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है लाइन की, वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, और वहां से आपको जो कंडीशन है वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे। सो सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये जो सी की कंडीशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर कोनिक के लिए सी की कंडीशन होता है। जैसे कि सर्कल में शायद हमने बताया भी था कि सी की जो कंडीशन होती है वो प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, याद आ रहा है? सर्कल में ये कंडीशन बताया था टेंजेंसी का, सर्कल yes के लिए। sir हाँ, ये बताया था, ठीक है, याद रखना। प्लस माइनस, अगर याद नहीं है तो लिख लो आप इसको, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एम इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये जो एम है वो स्लोप होता है, लाइन का स्लोप होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पे एम का काम करेगा। ए और बी आप यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो आपको सी की कंडीशन, सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो बोल दिया y इक्वल्स टू 2x प्लस, ऐसा बोल दिया कि बताओ y इक्वल्स टू 2x प्लस सी दे दिया, और बोलेगा सी बताओ कि अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट, तो m की वैल्यू 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, और इलिप्स आपको देगा तो इलिप्स का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, और फिर वहां से आपको सी मिल जाएगा। उसी तरह से पैराबोला का भी होता है, ठीक है ना। तो पैराबोला का भी कंडीशन जो है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पैराबोला का भी लिख देता हूँ वैसे तो, फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। जैसे मान लो कि अगर आप पैराबोला अगर ये लेते हो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और इस पर लाइन अगर टेंजेंट हो जाती है, मान लो ये लाइन आपकी टेंजेंट हो गई यहाँ पे, दिस लाइन इज टेंजेंट, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, दिस इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो सी होता है वो सी की वैल्यू जो होती है वो ए बाई एम होती है, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो। ए आप यहाँ से निकाल सकते हो कंपेयर करके पैराबोला को, और एम आपको पता है क्योंकि यहाँ पे लाइन दिया जाएगा आपको, उसका स्लोप आप कंपेयर करके बता सकते हो। तो सी की कंडीशन ए बाई एम होती है। और पैराबोला ये कौन सा है, राइट वाला। और पैराबोला अगर अपवर्ड पैराबोला हो जाए कुछ इस तरह से, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होता है। तो इस पे जो लाइन होगा अगर टेंजेंट हो जाए
ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन टेंजेंट होगी, कोई लाइन, और इसकी इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है c का, वो माइनस ए एम स्क्वायर होता है, माइनस ए एम स्क्वायर। ये सब कई बार याद रखना पड़ता है, बिकॉज कई बार कंडीशन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, सी की वैल्यू क्या होगी जिससे कि लाइन इस पर टेंजेंट है, तो माइनस ए एम स्क्वायर। अब हम दो और पैराबोला बच जाता है। जैसे मान लो इसमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए सी की कंडीशन क्या होगी? तो इसके लिए सी की कंडीशन हम याद नहीं रखते हैं, हम इसके हेल्प से निकाल लेते हैं। मैंने बताया था कि जहां जहां ए होगा उसको माइनस ए से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे सी कितना होगा? माइनस ए बाई एम, दिस सी इज माइनस ए बाई एम। तो इसके लिए माइनस ए बाई एम हो जाएगा। तो अगर ये याद है तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर इसके लिए सी याद है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला के लिए भी याद रखने की जरूरत है क्या? बताओ क्या होगा, बताना। सर माइनस ए नहीं ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, क्योंकि ए पहले से बाहर माइनस है तो ए को माइनस ए से रिप्लेस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए एम स्क्वायर। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है, सी की कंडीशन, ठीक है। और सर्कल के लिए हमने बता दिया था, सर्कल के लिए भी मैं एक बार चाहो तो लिख देता हूँ, फॉर सर्कल। ये हर कोनिक के लिए होता है, जब हम हाइपरबोला देखेंगे वहां भी होता है। तो फॉर सर्कल, सर्कल मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से है जिसकी इक्वेशन ये है। हर सर्कल के लिए नहीं, स्टैंडर्ड की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और इस पे कोई लाइन टेंजेंट है, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई लाइन है, वो इस पे टेंजेंट हो रही है, इस टेंजेंट, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके लिए जो सी की कंडीशन होती है प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सी की कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। सर ये वैल्यू आई कहाँ से है इनकी? ये कैसे आई है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि अगर हम कोनिक की बात करते हैं, जनरल कोनिक, जनरल हमारे पास जो भी है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है और एलिप्स है, ठीक है। तो एक जनरल मेथड होता है कि कोई भी लाइन, जैसे हम अगर चाहे, मैं एक कंडीशन आपको यहाँ पे बता दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसके लिए तो लेंदी हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैराबोला के लिए दिखा देता हूँ और शॉर्टली हो जाएगा ये, लेकिन सबके लिए तरीका वही है। होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैं पैराबोला ले रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जैसे हमने मान लिया कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये ले लिया। और एक इस पे लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि इस पे टेंजेंट है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इस पे टेंजेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये सेकंड इक्वेशन मान लिया। और पैराबोला हमारा राइट ओपनिंग टाइप का है, तो ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x राइट ओपनिंग हमने बना दिया। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है वो हमने यहाँ पे बना दिया कि कुछ इस तरह से, यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो टेंजेंट है वो यहाँ पे, ठीक है, ये बना दिया हमने। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन टेंजेंट है इसके ऊपर। तो होता क्या है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे मतलब ये हो गया कि सॉल्व कैसे किया जाता है भाई, इसका y आप इसमें पुट कर दो या x इसका x इसमें पुट कर दो, ऐसे तो सॉल्व करते हैं। बताओ सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सर, सॉल्व करना सर है। एक वैल्यू निकाल लेंगे फिर उसको हाँ, पुट तो कर इसको देंगे इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो देखो इसमें क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा और इक्वल्स टू इधर है 4ax। अब इसको ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज है, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc और प्लस सी स्क्वायर, और ये 4ax इधर आएगा तो माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको x में क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा प्लस, और फिर यहाँ पे इन दोनों में हमारा कॉमन x को कॉमन ले लेते हैं, इस और इस वाले टर्म में x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाता है 2mc 2x भी तो ले सकते हैं, क्या चीज, 2x कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं ले रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ना, थोड़ी देर में। बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस थोड़ा सा हमारे लिए सिंपल हो जाता है इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। और प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज है और इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में हमको क्वाड्रेटिक बनाना था, तो क्वाड्रेटिक में ये हमारा a हो गया,
और ये हमारा बी हो गया, पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, और ये क्या यस है, सर। ये। तो आप देखो क्वाड्रेटिक Yes. ये आ गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो है क्वाड्रेटिक। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो यस अब यस सर। अब होता क्या है कि जब हम इसका y उसके पुट कर देते हैं तो x में क्वाड्रेटिक आता है। जब x में क्वाड्रेटिक आता है तो एक कंडीशन होती है कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले, बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac फोर होता है। ए सी। सी ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपेयर करके बताओ कि b क्या है। b ये पूरा है, b हमारे पास पूरा है 2mc माइनस माइनस फोर 4a ए होल स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर हो गया माइनस 4, ये कितना है यहाँ पे m स्क्वायर इंटू सी कितना है यहाँ पे सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, ये ऊपर आएगा, ये होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर और माइनस माइनस 16 a और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ Yes, कैंसल sir. आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसल आउट हो यस रहा है सर क्या? सर 4mc स्क्वायर से माइनस ये इसमें 4mc कैंसिल स्क्वायर। आउट होगा, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिल रहा है 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 16a mc, ये मिल रहा है। अब एक्चुअल में कंडीशन क्या होता है कि ये आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कर्व या रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या होता है 0, सर जब जीरो d थी सर जब 0 हो इक्वल जाता है। रूट्स में। तो याद रहे कि कभी भी कोई कर्व किसी दूसरे को टच करता है तो उसके लिए d क्या होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब टच करेगा तो दोनों रूट्स एक ही जगह मिलेंगे भाई, दोनों रूट्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दोनों रूट्स कहाँ मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे, यस तभी तो सर। d 0 होगा। तभी तो d 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी तो वो टच कर पाएगा। यस जब सर। d 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, और रूट्स इक्वल कब होंगे, जब लाइन आपस में कर्व को क्या कर दे, टच कर दे। अब जैसे मान लो कि अगर अगर ये पैराबोला को ऐसे करता है, जैसे पैराबोला ये है और लाइन ऐसे कट कर देती, तो ये दो सर डिस्टिंक्ट रूट्स हो सर गए। डिस्टिंक्ट रूट्स होने सब। डिस्टिंक्ट में d ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यस सर। और अगर टच कर दिया तो इक्वल रूट्स होते हैं, और इक्वल रूट्स में d 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे d 0 कर देते हैं, तो जो d हमारा आया है इसे 0 करेंगे। जब इसे 0 करेंगे तो अब देखो इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, यहाँ पे 16a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या मिलेगा a माइनस mc एम इक्वल सी इज इक्वल या टू तो ये 0 या तो ये 0। a तो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर a 0 ले लूंगा तो ये पैराबोला ही खत्म हो जाएगा भाई। पैराबोला की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं उसी को खत्म कर दूंगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी ना। अगर यस सर। पैराबोला जिंदा होता तो छोड़ता क्या मुझको, नहीं। तो इसलिए मैं इसको 0 नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा पाप लग जाएगा पैराबोला का, तो मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर इसे 0 करना पड़ेगा। a माइनस एम सी को 0 करता हूँ, तो आप देखो इसे जब मैं 0 करूंगा तो c कितना आएगा बताना जरा यहाँ से, a बाई एम, एम और यही तो हमने बताया था, यही तो बताया था कि ट्रेडिशन। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, मतलब कहाँ से चल रहे हैं हम, मतलब इतना शुरू से चल रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे गए, यहाँ पे, हाँ। अभी ये पैराबोला के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन सिंपल है, एलिप्स में थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने पैराबोला का एग्जांपल लिया, लेकिन काम वही है। एलिप्स में क्या करना होगा, एलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पहला इक्वेशन मान लोगे आप। लाइन तो सेम ही होता है एम एक्स प्लस सी, दूसरा इक्वेशन Yes, मान sir. लिया आपने। लाइन का जो y है वो एलिप्स में y में पुट कर दोगे आप, जैसे एलिप्स का y यहाँ पे लिया था, यहाँ पे एलिप्स का जो ये वाले में, यहाँ पे y में पुट कर दोगे आप इसका y, तो फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगा x में। इधर थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, x में क्वाड्रेटिक बनाना है जैसे हमने बनाया था यहाँ पे, फिर उसका d 0 करना होगा, तो वहां से c आपको ये मिलेगा। और सर्कल में क्या होता है, सर्कल में भी आपको वही काम करना है, यहाँ पे y जो है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां पे d 0 करिए, तो आपको c की कंडीशन ये मिल जाएगी। लेकिन सर्कल का एक एडवांटेज हो जाता है, सर्कल का एक एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ये जो जनरल मेथड हम हर कोनिक में अप्लाई कर रहे हैं कि d इक्वल्स टू 0 करके हम वहां पे c निकाल रहे हैं, लेकिन सर्कल में क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी से हम ये वाला काम नहीं करते, क्योंकि इस वाले काम में बहुत टाइम लग जाता है। तो सर्कल में होता क्या है, देखो सर्कल की जो कंडीशन है वो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे जो जनरली, तो जैसे मान लो कि अगर हमारे पास सर्कल है, हम फॉर सर्कल की बात कर रहे हैं, फॉर सर्कल, तो अगर सर्कल हमारे पास लाइक कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, so एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इस पे लाइन अगर टेंजेंट है तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है,
जो कि इस पे टेंजेंट हो गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो होगा सर्कल का सेंटर भी कितना है बताना, जल्दी बताना, बिल्कुल स्पीड में, सर्कल का सेंटर कितना है? एच के एच के सर। अच्छा, फिर ऐसे आंसर सॉरी से मेरे को डर लगता है बहुत, ऐसे आंसर से मेरे को डर लगता है। ये सेंटर इसका एच के है क्या? सेंटर हमने क्या बताया था, सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एच, सेंटर रेडियस फॉर्म ये होता है प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो यस अब सर। यहाँ पे एच और के अगर 0 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे एच और के अगर मैं 0 0 ले लेता हूँ, एच और के यहाँ पे 0 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वेशन? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर इक्वल वाई टू आर स्क्वायर। स्क्वायर आर स्क्वायर, तो सेंटर 0 0 है। और अगर तब भी अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करो, जब भी सेंटर निकालना हो इसे 0 कर दो, इसे 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0, इससे 0 करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0, तो सेंटर 0 0। ठीक है, और सेंटर से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो पी, सेंटर से पी आप निकाल सकते हो ना, बताया था किसी भी पॉइंट का लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। यस सर। हाँ, तो पी पी जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा क्या? क्या पी रेडियस के बराबर हो जाएगा? ये सर पी इक्वल टू आर Yes, सर। sir. हाँ, पी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। अब पी जो होगा वो कैसे निकल के आता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक कंडीशन ये पढ़ाया सर था यहाँ पे सर 2 कि पॉइंट दिए हमको और एक लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन है, और एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन। अब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ आता है इसके ऊपर, यानी डी डिस्टेंस या लेंथ कर सकते हैं, तो ये पॉइंट को इस लाइन में पुट करना होता है, पॉइंट को इस लाइन में पुट करना होता है। पुट करेंगे तो कितना आएगा? ए एक्स वन, ये पॉइंट दोनों को एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन, प्लस बी वाई वन प्लस सी, और मॉड में क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और रूट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वही यहाँ पे पी का काम कर रहा है, पी मतलब ये एक्स वन वाई वन का काम कर रहा है, दिस इज एक्स वन वाई वन, और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो पी इक्वल्स टू आर कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इजिली। तो एक्स यहाँ पे एक्स के जगह एक्स वन पुट करेंगे 0, ये भी 0, तो कितना आएगा देखना यहाँ पे m इंटू 0, और यहाँ पे कितना हो गया -0, वाई भी 0 है, प्लस सी, और ये मॉड में अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे m, उसका स्क्वायर, और प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे कितना है -1, उसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये आर के बराबर, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, तो मॉड सी बचा है यहाँ पे, और आर, और ये इधर जाएगा तो रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये मॉड हटाएंगे तो 2 साइन आता है, प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यही कंडीशन बताया था। तो ये जो हम पी इक्वल टू आर कंडीशन ये अप्लाई कर पा रहे हैं वो सिर्फ सर्कल के एडवांटेज हमको मिल पाता है, तो सर्कल में लग पाता है। तो सर्कल में हमेशा याद रखना है कि कभी भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करने के लिए बोलेगा तो पी इक्वल टू आर हो जाए, लेकिन सबसे पहले ये कि सी तो आपको याद रखना ही है। अगर सी आपको याद नहीं रहता है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप देख लो कि सी की कंडीशन कितना बड़े लंबे तरीके से डिराइव होकर आती है। तो सारे कोनिक के लिए सी की कंडीशन याद रखना, जैसे सर्कल के लिए ये हो गया, और आपका पैराबोला के लिए हमने सारे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये सर्कल के लिए, और यहाँ पे हमने पैराबोला के लिए लिख दिया था, और फिर एलिप्स के लिए, और जब हाइपरबोला देखेंगे तो हाइपरबोला में भी हम यहाँ पे लिखेंगे, एलिप्स के लिए भी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से हम सी की कंडीशन जो है, अब जैसे मान लो कि अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा आप मेरे को बताओ जरा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा आप मेरे को बताइए कि वो क्या होगा रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू लैम्डा टच द इलिप्स, यानी एक इलिप्स है लाइक कुछ इस तरह से, इसके इक्वेशन दिया हुआ है 16x स्क्वायर और प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि एक लाइन है
लाइक कुछ इस तरह से लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, दिस लाइन और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू लेमडा। अभी जो लाइन है इस एलिप्स को टच कर रही है, यानी टच कर रही है मतलब आपको दिख भी रहा है कि टेंजेंट है यहाँ पे, तो लेमडा की वैल्यू कह रहा है क्या होगा, लेमडा कह रहा है कि क्या होगा ये आपको बताना। If 3x plus 5y equals to lambda, this line touches the ellipse 16x square plus 25y square equals to 400. Then find lambda. सर 37। 37 नहीं, चेक करिए आप और किस किस का आंसर आ सकता है। 37 इज नॉट द करेक्ट आंसर। पहले तो आपको फॉर्मूला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का हमने बताया कि कोई भी एलिप्स के लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो ये, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, दिस कंडीशन ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर एलिप्स से कंपेयर करके आएगा। एम जो होता है वो स्लोप ऑफ लाइन है, वो भी आपको, और सी भी आप कंपेयर करके यहाँ पे पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा, सो वहां से लेमडा आपका इक्वेशन बन करके आएगा। हाँ भाई, तो मनोज, अंशिता, डिम्पल, समझ आ रहा है कुछ? 1 minute, sir. तो आप लोग ट्राई कर रहे हो? यस सर। यस सर कर रहे हैं। फॉर रिस्पॉन्स। यस, मानसी, मानसी, सबसे पहली बात तो ये कि फ्रिक्वेंटली आप आंसर करते रहते हो और आज बहुत देर बाद अभी आंसर किया आपने। हाँ 15 पॉइंट। एक मिनट, 32/5 मानसी, दिस आंसर इज इनकरेक्ट, सो प्लीज रिवाइज योर सोल्यूशन। हाँ, क्या बता रहे आप राधिका? क्या रहा आंसर? 15.5। 15.5, ये तो बिल्कुल ही दूर आंसर है, इससे ज्यादा दूर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा दूर। डिम्पल 10.90, नो 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 नो। चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना, मैं बता ही देता हूँ। देखो आप यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हमने बताया था कि जो कोई भी इलिप्स पे जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो सी इक्वस टू होता है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है 25 या प्लस माइनस 25 और प्लस माइनस 20 प्लस माइनस, हाँ या प्लस माइनस 25, मान से 25 इज नॉट स्क्वायर रूट प्लस माइनस, यस वेरी गुड, प्लस माइनस 25 इज द करेक्ट आंसर, प्लस माइनस 25 इज द करेक्ट आंसर, सही है। तो अब यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो सी, अब सी क्या होगा पहली बात, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो, पहले तो लाइन को एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो, अभी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है,
तो 5y इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -3x और प्लस लेमडा था, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -3/5x और प्लस लेमडा बाई 5। अब लाइन को आपने फॉर्म में लिख दिया, लाइन का जो फॉर्म है वो अब आ गया कहाँ पे, ये देखो m का फॉर्म है, दिस इज m एंड दिस इज c, ठीक है। तो mx प्लस c हो गया। mx प्लस c के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अभी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखा था, mx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया। तो y सेपरेट, बाकी सारे टर्म सेपरेट। तो ये जो c है, अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या रखा आपने, लेमडा बाई 5 लिया, यहाँ पे लेमडा बाई 5 पुट करिए, दिस इज लेमडा बाई 5 प्लस माइनस। अब बात करेंगे इलिप्स का। अब इलिप्स का ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं पता चल पा रहा है, क्यों, क्योंकि इलिप्स का फॉर्म में अभी है ही नहीं। इलिप्स का फॉर्म ये होता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता है। अब इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में लाने के लिए इधर 1 बनाना पड़ेगा, तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 400 से आपको डिवाइड करना होगा, इधर भी और इधर भी आपने डिवाइड करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखो इधर क्या आएगा, 16x स्क्वायर बाई 400 और प्लस इधर हो जाएगा हमारा कितना, 25y स्क्वायर बाई 400 और इक्वल्स टू इधर 1 हो गया। तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x स्क्वायर बाई 400/16 लिख सकता हूँ, और Yes, sir. प्लस y स्क्वायर बाई 400/25 ये लिख सकता हूँ, और इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर का काम कर रहा है और ये हमारा बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे हमको पुट करना है बेसिकली। तो ए स्क्वायर हो गया 400/16 और m का मतलब ये है, m हमारा -3/5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25, ठीक है, और प्लस, और बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर यहाँ पे 400/25 हो गया, तो 400/25 ये हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस, लेमडा बाई 5 तो था ही अपने जगह पे, प्लस माइनस। अब इन दोनों में 400/25, जैसे ये 400/25 है, ये आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, ये 400/25 यहाँ से और यहाँ से, तो 400/25 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 9/16 प्लस 1। So this is lambda by 5 is equals to plus minus square root of, this is 400/25 और ये 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25/16, यही तो होगा। अब ये 25 से और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 से, ठीक है, ये 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो टर्म है वो कितना हो जाएगा कैंसिल आउट होके, ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट होकर कितना हो रहा है, 400/16, ठीक है। और अगर नहीं तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, लेमडा बाई 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे 20, और बाई इधर कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होके 5 हो गया। सो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 25, यही तो आंसर पूछ रहा था, यही तो आंसर पूछ रहा था। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो समझ आया, लाइन को अगर mx प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको mx प्लस सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और अगर mx प्लस सी के फॉर्म में जब लिख लोगे फिर आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बाई मिस्टेक क्या करते हैं, वो बाई मिस्टेक यहाँ पे सी इसको ले लेते हैं, m इसको ले लेते हैं, m3 ले लिया होगा किसी ने, c को लेमडा ले लिया होगा किसी ने, उसका आंसर पता नहीं यही सब आ रहा होगा, जैसे आ रहा था 10.9, ठीक है, 16.1, या पहली बार सुनना था मैं अपने करियर में, पता नहीं कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन जो है और एग्जीक्यूशन तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, क्या सही से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने एग्जीक्यूट सही से कर लिया देन आप कैलकुलेशन कितना सही कर पा रहे हो वो भी है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आपका मिस्टेक हो रहा है, बहुत सारे मिस्टेक्स के बहुत सारे वेराइटीज होती है एग्जाम के अंदर। जैसे एक तो हमारा हो जाता है कंसेप्चुअल मिस्टेक, कंसेप्चुअल का मतलब हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है किसी चीज का, तो आप मिस्टेक कर पा रहे हो, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए।
ठीक है, सही से। और एक होता है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या क्या होता है कि गलती से ले लिया, हालांकि वो लेना नहीं चाह रहा था लेकिन गलती से हो गया वो, मतलब पता चला प्लस की जगह माइनस यूज कर लिया बाई मिस्टेक, 3 की जगह 5 लिख दिया, 2 की जगह 4 लिख दिया, फिर बाद में पता चला अरे यार क्या ले लिया, तो एक सिली मिस्टेक में आ जाता है। और एक होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन का मतलब है कि आपका कैलकुलेशन ही बहुत खराब है, पता चला हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो पता चला कि 4 × 2 को कहीं 16 ले लिया, फिर तो बहुत ही दिक्कत हो गया। ठीक है, और बार बार चेक कर रहे हो तो वही आ रहा है 4 × 2 16, 4 × 2। अब फिर सोच रहे हो कि गलती कहाँ पे हो रहा है, फिर आप ये सोच रहे हो गलती कहाँ हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 2 बार चेक कर लिया, 3 बार चेक कर लिया, फिर भी वही गलती हो रही है, तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही नहीं है। और ज्यादातर कैलकुलेशन ही मिस्टेक होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पढ़ने के मेहनत करके तो सब जाते हैं लेकिन मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा। तो इन तीनों पे आपको काम कैसे करना होगा, उसके लिए आपको टेस्ट में जो आप देते हो उसका पेपर का एनालिसिस करो आप। जो टेस्ट आपका जो मतलब यहाँ से सेंटर से आपको प्रोवाइड होता है वो तो टेस्ट करना ही करना है, खुद से भी आप टेस्ट आप अप्लाई अपना खुद से करिए, और फिर वहां से देखिए आपकी क्या मिस्टेक आपका हर पेपर में हो रहा है, उसको एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने करेक्ट हुए। जो करेक्ट हुए वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए क्यों नहीं हुए, जो गलती हुई तो कहाँ पे हुई, फॉर्मूला मिस्टेक हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, भूल क्या रहा हो, वो सब आपको एनालिसिस से ही पता चल पाएगा। तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने अल्टीमेट जो एग्जाम आपको देना है, जो कि जेई का एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, और बहुत अच्छे लेवल पे आप तभी आप उस चीज को प्रिपेयर हो पाओगे जब इतना आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको करिए, और होपफुली कि मैं नेक्स्ट वीक में शुरू भी कर दूंगा। ठीक है ना, आपका जो 12th क्लास का पोर्शन है हम अभी सर से डिस्कस कर लेंगे, कौन सा चैप्टर वो लेंगे कौन सा हम लेंगे, हम डिवाइड होके हो जाएगा हमारे बीच में। अभी यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो वो डिस्कस कर सकता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे हाइपरबोला वाला टॉपिक लेके फिर उसके बाद अपना पोर्शन 12 का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट वीक में। क्लियर है, या कुछ पूछना है तो पूछ सकता है किसी को नो कुछ सर, डाउट हो? क्लियर सर। क्लियर है, ओके। और Yes, बाकी sir. जो सो रहे हैं उनको बता दो कि जग जाए, टाइम हो चुका है। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, देन आगे कुछ हम देख पाएंगे 12th क्लास के पोर्शन। सो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग Thank you, वंस sir. अगेन एवरीवन। Thank you, sir. Good Thank night, you, sir. sir. Good night, sir. थैंक यू।